हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ईएमआरएस पीजीटी कॉमर्स में जो बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो ऑलरेडी मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड करा चुकी हूँ कि क्या सिलेबस रहने वाला है आपका, क्या क्या चीज़ें आपको अपने सिलेबस से पढ़नी है टीयर 1 और टीयर 2 में। लेकिन अब बहुत से बच्चों को ये रहता है कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको ये आइडिया लगाना होता है, क्योंकि मेन तो यही है ना कि आपको क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। तो क्योंकि आप में जो पेपर है वहाँ पर जो टियर 2 होगा, वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव और आपका एमसीक्यूज़ दोनों क्वेश्चन आएँगे जो टियर 2 है। इससे पहले भी मैं वीडियो बना ही चुकी हूँ, तो आप लोगों ने देख ही ली होगी, नहीं देखी है तो देख लीजिए, तो पेपर का पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। तो वहाँ पर आपके एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस भी आएँगे, ऑब्जेक्टिव भी होंगे टियर 2 में और आपके डिस्क्रिप्टिव भी होंगी। तो यहाँ पर आपको बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ में पूछे गए। डिस्क्रिप्टिव में तो ग्रेजुएशन आप सभी ने किया ही है, ग्रेजुएशन है, एमकॉम आपने किया ही है, तो वहाँ पर आपको पता ही है कि किस तरह से क्वेश्चंस को लिखा जाता है। और आगे इसकी अगर आप लोग कहें तो क्लासेस भी मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊँ, जिससे कि आपको ये आइडिया लगेगा कि किस तरह से आपको तैयारी अपनी करनी है। क्योंकि एमसीक्यू का भी रोल कम नहीं है, इसको कम मत समझिए, सारा फोकस डिस्क्रिप्टिव पे मत कर दीजिए कि हाँ, रिटन में ही आना है। ये भी कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहने वाला है, इतना ध्यान दीजिएगा। टियर 2 तो है ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होना है। जो टियर 1 है वो तो सिर्फ क्वालिफाइंग ही है, मेन तो आपका टियर 2 ही रहने वाला है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको एमसीक्यू पोर्शन को भी अपने ध्यान में रखना है, इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर देना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो ये देख ही नहीं रहे कि एमसीक्यू क्वेश्चन भी उसमें इंक्लूड हैं, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं कि प्रीवियस ईयर जो आपका हुआ था, जो पहले पेपर हुआ है इससे, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको ये एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। तो अगर आपको इसकी क्लासेस चाहिए हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर दीजिए, तो इसकी अलग से क्लासेस भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊँगी, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। शुरू करते हैं यहाँ पर, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। बहुत से बच्चे देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते। फ्री है, सब्सक्राइब कर दीजिए, तो जो भी वीडियो अपलोड होगी तो आप लोग को फ़ौरन ही मिल जानी है, नोटिफ़िकेशन आ जाना है। आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली होगी, क्योंकि मेरा मेन आपका कॉमर्स का ही चैनल ही है, तो कॉमर्स की तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी। जो भी नई-नई आती हैं वैकेंसीज़ आपकी कॉमर्स से रिलेटेड, वो सारी भी मैं अपलोड करती ही हूँ, तो भी काफ़ी हेल्प रहेगी आपको। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम जो पार्ट 5 में कि जो प्रीवियस पेपर था एक ही में कंबाइंड हुआ था, तो वहाँ पर आपकी कॉमर्स जो आई थी वो 5th पार्ट था। स्टार्टिंग के 4 पार्ट में तो आप लोग का वही रीज़निंग है, जीएस है, ये सारी चीज़ें रही थी। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में जो आया था कॉमर्स, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो एक बार देखिए, जिससे कि आपको आइडिया लगे। यहाँ पर सॉल्व नहीं करा रहे, सिर्फ़ आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिससे कि आप उसी के को ध्यान में रख कर के अपनी तैयारी करिएगा। तो यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन आप जैसे कि देख रहे हैं, न्यूमेरिकल ही है यहाँ पर। बहुत से बच्चों में कन्फ्यूज़न है कि मीडियम क्या रहेगा पेपर का, तो आपके सामने है पेपर, आप देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। जो बच्चे हिंदी से हैं तो हिंदी वाला पोर्शन देखिए, इंग्लिश से इंग्लिश वाला देखिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है आपका 15 जून 2022 को शेखर ने विजय पर 40,000 बिल 3 माह हेतु लिखा है। बिल को ₹200 के बैंक से भुना लिया गया। परिपक्वता पर बिल हो गया यहाँ पर इधर देख लेते हैं इंग्लिश में, बिल इज़ डिसऑनर्ड एट मैच्योरिटी, कि जब जो है परिपक्वता का टाइम आया, मैच्योरिटी का टाइम आया, तो बिल क्या हुआ, डिसऑनर हो गया है। तो अनादर पर शेखर की पुस्तकों में बैंक खाते में कितना अमाउंट जमा किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो ये न्यूमेरिकल है भी, नहीं भी कहेंगे, क्योंकि एक तरह से एंट्री ही पूछी गई है, उन्होंने सिचुएशन बता दी है, वहाँ पर आपको एंट्री क्या होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना होगा कि बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट जो होगा क्रेडिट किया जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो ईज़ी सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो ये आपका डिबेंचर अकाउंट विल बी क्रिएटेड, यानी कि कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, ये लिया गया है जो ऑफिशियल या डिबेंचर वाले क्वेश्चंस होते हैं, शेयर कैपिटल है, वहाँ से लिया गया है। जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होती है, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि सिलेबस मैंने आप लोग को शेयर किया था, तो वहाँ पे सारी ही चीज़ें बताई थी कि क्या-क्या चीज़ें पूछी जानी है। लेकिन ये देख लीजिए कि यहाँ पर इस पेपर को दिखाने का मेरा मेन मोटिव है कि आप ये आइडिया लगा सकें कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं, इसी के अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी को करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बैलेंस शीट बनानी है। एग्ज़ैक्टली आपको बैलेंस शीट बना कर के बताना है, 3-4 इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं।
आपको बैलेंस शीट बनाना है, तो बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ होती है, एसेट में आती है, कौन सी लायबिलिटीज़ में आती है, तब आप इसको आंसर को निकाल पाएँगे। कहने के लिए क्वेश्चन बहुत छोटे-छोटे से हैं, यहाँ पर मेरा मेन मोटिव आपको खाली यही आइडिया लगाना है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, न्यूमेरिकल भी पूछे जा रहे हैं, तो किस तरह से आ रहे हैं, कहाँ-कहाँ के टॉपिक्स को ज़्यादा टच किया गया था, जो प्रीवियस में पेपर हुआ है आपका। तो आप देख रहे होंगे काफ़ी न्यूमेरिकल काफ़ी पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको निकालनी है ख्याति, गुडविल यहाँ पर कैलकुलेट करनी है कि गुडविल किस तरह से, बहुत ही सिंपल सा ईज़ी सा क्वेश्चन दे रखा है। किसी जिस स्टूडेंट का ये है पेपर उसने यहाँ पर सॉल्व भी किया हुआ है और ये सही आंसर इनका आया है, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो आपका 41,400 ही आना है, फोर्थ वाला ही पॉइंट करेक्ट है। वैसे तो 2 आंसर इन्होंने लगा रखे हैं, पता नहीं एग्ज़ाम में कौन-सा इन्होंने किया होगा, लेकिन यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है ये आपका 41,400 है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस जितने भी आपके प्रॉफिट दे रखे हैं उन सारे प्रॉफिट्स को ऐड करना है, उसके बाद उसको 5 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, उसको हम क्योंकि जो क्रय के 3 वर्ष है उसके आधार पर दे रखा है, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि गुडविल के मेथड क्या होते हैं। जो 4 मेथड होते हैं वो सारे मेथड्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप इसको लगा पाएँगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पेपर को मैं सॉल्व भी करा दूँ, सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करा दूँ, तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो इसके सारे क्वेश्चंस मैं आप लोग को सॉल्व भी करा दूँगी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका किससे लिया गया है, ये पार्टनरशिप में जो अनुपात निकालने होते हैं, वहाँ पर उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर अनुपातिक पूँजी जो है, कैलकुलेट हिज़ कैपिटल, किसी एक पार्टनर है, एक्स और वाई है, उसकी एक पार्टनर की आपको कैपिटल निकाल के दिखानी होगी, तो ये भी क्या है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो काफ़ी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अलाभकारी संगठनों द्वारा आय व्यय खाता तैयार किया जाता है, तो उपार्जित किस बेसिस पे वो लोग जो है बनाते हैं अपना अकाउंट को, तो किस बेसिस पे बनाते हैं, तो यहाँ पर ये आपका उपार्जित आधार होता है, एक्रूअल बेसिस होता है, उसके बेसिस पे बनाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर न्यूमेरिकल पूछा गया है, वो किससे पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका A firm started its business on April 1st, 2021. Accounting information provided by the firm for the year. यहाँ पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। परचेज बता दिया है, कैरेज बता दिया है, क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स। आपको कौन सा अकाउंट बनाना आना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आना चाहिए। कौन सी चीज़ डेबिट साइड होती है, कौन सी क्रेडिट साइड होती है। आपको ये पता होगा तो आप इजिली ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। कैसे निकाला जाएगा, जो परचेजेस और कैरेज है दोनों को ऐड कर दिया जाएगा और यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक और सेल होती है वो आपकी एक साइड क्रेडिट साइड में आ जाती है, उन दोनों को जोड़ के इससे लेस कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आपका आंसर फोर्थ वाला जो है वो हो जाएगा। ये सब मैं अलग से सॉल्व भी करवा दूंगी, यहाँ पर तो सिर्फ आपको एक तरह से एक आइडिया के लिए बताया जा रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो आपका फॉरफीचर अकाउंट से ही पूछा गया है। हरित अंशों के पुनर्निर्माण पर बटे की राशि किससे अधिक नहीं हो सकती, ये क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी बेसिक से है, आपको अच्छे से उसको डीपली पढ़ना पड़ेगा तब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर न्यूमेरिकल दिया गया है, यहाँ पर आपको रिटायरमेंट हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा गया है निकालने के लिए कि कितना निकल कर के आएगा, तो ये भी एक न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल काफ़ी पूछे गए थे, प्रीवियस में जो पेपर हुआ है आपका वहाँ न्यूमेरिकल काफ़ी पूछे गए थे। तो इस बार आपको उसी तरह से तैयारी करनी है कि एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों हैं। एमसीक्यू में किस तरह से पूछेगा वो आपके सामने है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल एमसीक्यूज़ में पूछे जाएँगे। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को आप अगर देखें तो उसको डिस्क्रिप्टिव में भी पूछा जा सकता है। वहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर जैसे इस बच्चे ने सॉल्व किया है ये, इसी तरह से आपको वहाँ पर सॉल्व करके दिखाना होगा। बस आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि कैसे फ़ॉर्मूला दिखाया जाता है, उसके बाद किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। बस और कुछ अलग से नहीं करना है। तो वही चीज़ वहाँ पर भी रहेगी अगर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों को ये भी क्वेश्चन है कि न्यूमेरिकल भी आएँगे या सिर्फ डिस्क्रिप्टिव ही थ्योरी पूछी जाएगी, तो दोनों ही चीज़ें पूछी जा सकती हैं और इसी तरह से आपको निकाल कर वहाँ पर दिखाना होगा। नेक्स्ट जो है वो आपका फिर साझेदारी से ही पूछा गया है, डिसोल्यूशन जब होता है फर्म का, तो आप देख रहे होंगे ये जो सिलेबस प्रोवाइड कराया था मैंने आप लोगों को, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी है, वहाँ पर एक-एक चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन करी थी कि क्या-क्या चीज़ें कहाँ-कहाँ से पूछी जा सकती है, तो सभी कुछ इंक्लूड किया है, कुछ छोड़ा नहीं गया है। और जो आपका अकाउंटेंसी में फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला पोर्शन है, उसमें जो बैलेंस शीट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, पार्टनरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वाले पॉइंट को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, पार्टनरशिप फॉर्म वाले इससे बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं और न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो भी इसी से ही रिलेटेड है, क्योंकि जो गुडविल निकालनी होती है वो इसी में ही आती है, पार्टनरशिप में ही। जब न्यू एडमिशन होता है पार्टनर का तो वहाँ पर गुडविल कैलकुलेट की जाती है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका
यहाँ पर किसी अध्ययन क्षेत्र में विद्यार्थी के कमजोरियों को पहचानने हेतु कौन सा निदान करना चाहिए, ये टेस्ट के से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, वो आपका नैदानिक परीक्षण होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है कि जब आप ये पता लगा रहे होते हैं कि किसी की वीकनेस क्या है, कहाँ पर उसमें कमी है, क्या गलती वो कर रहा है, तो उस परीक्षण को डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं, नैदानिक। उसके बाद जब आप उसको सही करने के लिए उसको जो पढ़ा रहे होंगे तो वो उपचारात्मक हो जाता है, इसे नैदानिक बोलते हैं। जैसे कि डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है, तो डॉक्टर पहले डायग्नोज़ करता है ना कि उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसको क्या बीमारी है, पहले वो उससे पूछता है, उसके बाद ही तो उसका ट्रीटमेंट करता है। तो आप पहले ये पता करेंगे कि जो छात्र है, जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, उसमें क्या पहले प्रॉब्लम है, तो उसको हम डायग्नोज़ करना कहते हैं, उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर सेकंड आंसर था करेक्ट। फिर आ जाता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको पता ही हो कि आपके जो सब्जेक्ट है और साथ-साथ एनईपी भी आएगी, पूरा सिलेबस मैंने प्रोवाइड कराया है आपको, उससे रिलेटेड क्वेश्चन्स आएँगे। जो आपका टीचिंग वाला पोर्शन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन्स आएँगे, तो वो सारे ही यहाँ पर, क्योंकि पिछली बार जो हुआ था लास्ट ईयर, एक में ही हुआ था पूरा पेपर, तो साथ में ही दे रखे हैं वो क्वेश्चन्स भी। तो इन सारे क्वेश्चन्स को भी आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी से रिलेटेड है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से। फिर एकलव्य मॉडल स्कूल जो एमआरएस होते हैं, उसके बारे में भी आपको थोड़ी-सी नॉलेज रखनी है। उसके बारे में भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी से रिलेटेड हो जाता है, किसी परीक्षक के निम्न में से किस विशेषता का निर्धारण करने हेतु जो स्लिप हाफ विधि का है उपयोग किया जाएगा। ये सारे ही क्वेश्चन आपके एनईपी 2020 को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। जो एनईपी 2020 है, साथ में जो आपका सिलेबस पेडागोजी का या फिर जो टीचिंग का दे रखा है, उसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। ये सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड हैं आपके। बीच में कुछ क्वेश्चंस इन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड के इसके दे दिए थे एनईपी के, उसके बाद फिर आपको देखेंगे तो आपके क्वेश्चंस हैं यहाँ पर कि इनमें से किस खाते को जमा शेष होता है, कि किसका क्रेडिट बैलेंस निकल कर के आता है, ये क्वेश्चन है। लेखांकन अवधारणाएँ जो हैं, मेन आपके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वो भी पूछे गए हैं आपके। एक ऐसा एक लेन-देन प्रभावित करता है, तो ये बहुत ही बेसिक से अकाउंटेंसी की चीज़ें हैं, जो बुक कीपिंग में आपने पढ़ी होंगी। अगर आपके पास 12th में रही होगी कॉमर्स से, आपने अगर ग्रेजुएशन में पढ़ा है, तो अकाउंटेंसी में आपने पढ़ा होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, सब वहीं से ही है। आपके पास अगर बुक्स अवेलेबल हैं, अगर इंटर की, 12th की और ग्रेजुएशन की, तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ से आपको काफ़ी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा पढ़ने के लिए। अगर नहीं भी अवेलेबल है, तो मार्केट में से परचेज़ कर सकते हैं आप। ऑनलाइन एनसीईआरटी की फ्री पड़ी हुई हैं, आप डाउनलोड कर लीजिए जाकर के गूगल से, उससे भी आप इसको पढ़ सकते हैं। सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो मिलती है एनसीईआरटी की बुक से ही मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डूबत ऋण से रिलेटेड है। बैड डेब्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोविजन और रिजर्व भी आपका पूछा जाएगा। बैड डेब्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनता है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, जिस सिद्धांत के कारण डूबत ऋण हेतु प्रावधान किया जाता है, वो कौन सा होता है, तो आपका वो डूबत ऋण के लिए कंजर्वेटिज्म होता है, रूढ़िवादिता होती है। इसमें ये माना जाता है कि भविष्य में हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा, उसके बजाय हम ये इस चीज़ के लिए प्रोविज़न पहले कर लें कि अगर जितनी लायबिलिटी या हानि हमारी बन सकती है, लॉस होगा, तो उसका सामना हम कैसे करेंगे। तो ये कहते हैं कि प्रोविज़न होना चाहिए, प्रोविज़न करना चाहिए हमको। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी वाला आ जाएगा, रूढ़िवादिता की अवधारणा है ये। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल यहाँ पर दे रखा है, न्यूमेरिकल काफ़ी पूछे गए हैं प्रीवियस में आपके, उसको अब न्यूमेरिकल को आपको अच्छे से तैयार करना होगा। यहाँ पर उसकी पूँजी पूछी गई है कि 31 मार्च को उसकी पूँजी क्या थी, तो आपको कैपिटल निकालनी है। तो क्या इसमें आपका स्टार्टिंग की भी पूछ सकता है, लास्ट की भी पूछ सकता है, कैपिटल ड्राइंग्स पूछ सकता है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर पूछ सकता है। एक फ़ॉर्मूला होता है, उससे 4-5 चीज़ें निकलती हैं। तो इसको जब मैं सॉल्व कराऊँगी तो वहाँ पर आप लोग को और डिटेल में बताऊँगी। फिर अंश पूँजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है। तो अगर आप लोग चाह रहे हैं कि इस पेपर को मैं सॉल्व आप लोग को करा दूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, तो इसको मैं सॉल्व करवा दूँगी, या और भी जो आए थे पेपर्स हुए हैं, जो इसके और सेट भी हैं, वो सारे मैं आप लोग को सॉल्व करा दूँगी, जिससे कि आपको अच्छे से आइडिया लग जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए कि किस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर नया लाभ विभाजन अनुपात जो उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उससे से रिलेटेड है, फिर अंशों के हरण। तो अकाउंटेंसी वाला जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे से तैयार करिए, प्रिपेयर करिए, उससे काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। साझेदारी सल्ले के अभाव में पूंजी पर ब्याज की दर क्या होती है? तो साझेदारी सल्ले का पार्टनरशिप डीड नहीं होता है, तो किसी भी तरह का इंटरेस्ट देने का कोई प्रावधान नहीं है, कोई ब्याज नहीं दिया जाता, नो इंटरेस्ट आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ईज़ी लेवल है, कुछ मॉडरेट है, कुछ काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल का पूछा गया है। तो ये नहीं कह सकते कि पेपर बहुत ही ईज़ी आया था, जिसकी तैयारी अच्छी होगी उसके लिए पेपर ईज़ी रहेगा, जिसकी तैयारी थोड़ी कम होगी उसको पेपर थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको डिविडेंड के बारे में है कि डिविडेंड इज़ पेड एज़ परसेंटेज ऑफ, किसके पर जो है डिविडेंड होता है। तो डिविडेंड जो होता है वो पेड अप कैपिटल पर हमेशा मिलता है, जितनी पेड अप कैपिटल होती है उसका दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका बी वाला जो पॉइंट होगा वो करेक्ट हो जाएगा।
तो कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल के भी पूछे गए हैं, देखते ही आप आंसर लगा दें, इस तरह के क्वेश्चन है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कंपनी अधिनियम के बारे में, जो कंपनीज एक्ट है उसमें पूछा गया है कि अधिकतम सदस्य संख्या कितने तक सीमित होती है, कितनी होनी चाहिए। तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कितनी होती है। तो यहाँ पर इन्होंने जो इसका आंसर है, स्पेशली इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर इसका आंसर जो इन्होंने माना है वो जेड माना गया था, ऑल था, सभी को करेक्ट कर दिया गया था इन्होंने। कुछ इसमें जो आंसर उन्होंने दिया है, वैसे तो 50 मानी जाती है और केंद्र सरकार बाद में उसको बढ़ा करके 100 तक भी कर सकती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने आंसर जो दिया है वो जेड दिया था। नेक्स्ट है यहाँ पर मुद्रास्फीति की स्थिति में, तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर आ जाता है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार, तो पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप से बहुत क्वेश्चन यहाँ पर बने हैं आपके, उसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। तो अगर डिटेल में आपको ये पेपर सॉल्व चाहिए है तो कमेंट करिएगा, तो इसको मैं आप लोग को अलग से सॉल्व करवा दूंगी, जिससे कि और अच्छे से डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में का मेन पर्पस यही था कि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज थे कि सिर्फ अकाउंटेंसी से आएंगे या और भी चीज़ों को शामिल किया जाएगा। तो इसमें आप देख रहे होंगे, यहाँ तो अभी मैंने 94 तक क्वेश्चन आपको दिखाए हैं, 130 तक क्वेश्चन यहाँ पर हैं ओवरऑल। 50 से 130 तक क्वेश्चन हैं, यानी कि 80 क्वेश्चन जो है वो आपके सब्जेक्ट से पूछे गए हैं, कॉमर्स से, जो प्रीवियस ईयर पेपर था। तो इस वजह से काफ़ी आपको नॉलेज मिल जाएगी। तो कमेंट कर दीजिएगा जिन जिन बच्चों को चाहिए है, तो वो मैं आप लोग के लिए अपलोड कर दूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।